नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीए की बैठक और एक तरफ यूपीए की बैठक, या यूं कहें एक तरफ कांग्रेस है जिसके साथ सहयोगी दल हैं, अभी वो नया नाम रखने की बात कर रहे हैं, यानी अभी गठबंधन का नाम तय नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमारे साथ जो गठबंधन में नेता हैं, हम सब मिलकर मोदी को 2024 में हरा देंगे। ये कांग्रेस के तत्वाधान में जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं। जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि सोनिया गांधी ही हैं अपने बेटे को पीएम बनाने के लिए सपना देख रही हैं। सपना देखना अच्छा है, और एक मां के नाते अपने बेटे को अगर वो पीएम बनाना चाहती है तो ये मां की भावना भी है। हालांकि ये सपना सपना ही रह जाएगा। राहुल गांधी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, यानी एनडीए, और एनडीए में अब यह दावा है कि लगभग 38 पार्टियां, जहां एक तरफ यूपीए यानी कांग्रेस के साथ लगभग 26 पार्टियां हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 38 पार्टियां हमारे साथ गठबंधन में शामिल होंगी। अब एनडीए और यूपीए में एक तरफ जहां दलों का आना जाना लगा है, अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। क्योंकि जब जब ये लगने लगेगा कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जो कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डालकर कुछ पार्टियां खड़ी हैं, अभी भी डामाडोल स्थिति में हैं, उनमें से कुछ नेता इधर एनडीए में आने की संभावना है। जैसे कि उधर एनसीपी गई है, शरद पवार जिनके पास कुछ बचा नहीं है, एक दो विधायक बचे हैं, दो बेटा और बापू सांसद बचे हैं, उनकी भी मान्यता रद्द होने की बात चल रही है। क्योंकि जिस तरह से दल बदल कानून लगता है वो लागू नहीं होगा, और जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, इसी तरह एनसीपी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और इसमें विहिप का उल्लंघन करने में बाकी विधायकों की भी सदस्यता जा सकती है, ऐसा कहना है। हालांकि वो कानूनी पेच है और उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट तक में भी केस जाएगा, जैसा कि उद्धव ठाकरे गए थे। वो फैसला कब होगा वो बाद की बात है, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिसमें कि जयंत चौधरी हैं आरएलडी के, वो अभी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और अभी यूपीए के बारे में वो अच्छी बातें कर रहे हैं और मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो सरकार को काम करने थे वो नहीं किए। लेकिन सूत्रों की माने तो आज नहीं तो कल वो वापसी करेंगे और वो एनडीए में आएंगे। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो निश्चित जानिए, क्योंकि जो सरकार है उसके साथ बने रहना, कहीं ना कहीं आप सेवा करने की भावना भी यदि है, यदि आप ये चाहते हैं कि अपने समाज और अपने क्षेत्र का विकास करें, तो आप सरकार में शामिल होकर ये काम ज़्यादा तेजी से कर सकते हैं, बनिस्पत उसके कि आप विपक्ष में बने रहें और फिर बस सरकार को गाली देते रहें। तो चौधरी जी अभी तो कुछ भी नहीं है, पार्टी में आ जाएंगे अगर बीजेपी के साथ तो टिकट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो सांसद हो जाएंगे, और सांसद हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जो जाट कम्युनिटी को तुष्ट करने में लगी है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति बना दिए, फिर जो है उन्होंने आपको बताऊं कि कानून मंत्री बना दिया, फिर उसके अलावा और कई बड़ी बड़ी पोस्टें संगठन में जाटों को दी है। ऐसा लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी इधर आ जाते हैं तो कम से कम केंद्र में एक मंत्रालय तो पक्का है। चौधरी अजीत सिंह भी यही करते थे, सरकार किसी की भी बने, वो जब जीत के आ जाते थे तो उसी के साथ शामिल हो जाते थे, मंत्रालय ले लिया करते थे। लेकिन जयंत चौधरी हैं, उनका अपना अभी जवानी है, अभी सोच है, अभी वो समाजवादी के साथ हैं। अब आगे वाले समय में देखना होगा, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि वो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे जो पिछले बार उनसे हुई है, और वो बीजेपी के साथ ही आएंगे। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसमें एक बात तो है जो जेपी नड्डा जी ने बोली है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये एनडीए है, एनडीए कभी भी सत्ता में आने के लिए नहीं, सेवा के लिए आती है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, वो उन्होंने कहा कि भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है, और ना फैसला लेने की क्षमता है। क्योंकि अभी फैसला करना है, नेता कौन, तो केजरीवाल होंगे एक चेहरा, वो कहेंगे प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, एक होंगी ममता बनर्जी, हम बनेंगे भाई,
नीतीश बाबू तैयार हैं, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, और राहुल गांधी तो सारी कोशिश कर ही रहे, इसलिए बेंगलुरु में बैठक है। तो कुल मिलाकर अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग, ये सब नेता अलाप रहे हैं। हाँ, अभी एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर बात होगी, तो आप देखना कैसे तय करेंगे। अब उदाहरण के लिए आप दिल्ली ले लीजिए, 7 सीटें हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कौन किस सीट पे खड़ा होगा, कैसे तय करेंगे भाई? क्या कोई बता सकता है कि दिल्ली की किस सीट पर आम आदमी पार्टी अपने बेस पर जीत सकती है? कांग्रेस बता सकती है साहब हम जीत जाएंगे? नहीं। और पंजाब में यही होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भाई, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो केवल दिल्ली और पंजाब में अपने लिए मांगें और बाकी भारत छोड़ दें, खाली कांग्रेस को सपोर्ट करें हर जगह। क्योंकि अब धीरे धीरे केजरीवाल जी ने यूपी में भी पैर पसारे हैं, गुजरात में पिछले दिनों मेहनत करी है और 13% वोट ली है, जो कि अपने आप में एक अच्छी वोट प्रतिशत है। तो कुल मिलाकर वो ऐसे तो मैदान छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या होगा? क्या राहुल गांधी के जयकारे लगाएंगे पीछे खड़े होकर? ऐसा तो केजरीवाल जी हैं नहीं भाई, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तो सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री के। इसी तरह नीतीश कुमार जो ये देख रहे हैं कि अब बिहार की पॉलिटिक्स में तो उनको रहना नहीं है, वहाँ तो सरकार अब गई कि कब गई, तो उनको लगता है कि कहीं सांसद ही बन जाएं, एक जगह से सांसद बन जाएं तो कम से कम सांसद बने रहें, केंद्र की पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। और इस तरह से सब अपना अपना देख रहे हैं, और इसीलिए साफ दिखाई दे रहा है कि कोई नीति नहीं है, केवल भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं कुछ नेता, कुछ दल के नेता, और भ्रष्टाचार के केस में सबको, बाकी को जो नहीं फंसे हैं उन्हें भी ये खतरा है कि अगर आज नहीं तो कल हमने कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, सबको सम्मान निधि मिलती है और सबको जो है जो सांसद है वो सांसद निधि मिलती है, अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए फंड मिलता है जो कि करोड़ों में होता है। अब अगर उसमें कोई घोटाला हुआ तो सबको खतरा है कि कहीं भाई ईडी घर में ना आ जाए। इनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका अपना कुछ ना कुछ व्यापार है। अब तो केंद्र सरकार ने ईडी का एक और कानून बना दिया कि जो जीएसटी की चोरी करते हैं वो जीएसटी की चोरी को भी ईडी देखेगी। अब ईडी अगर जीएसटी चोरी को देखेगी तो समझ लीजिए कितना सख्त कानून है। तो कुल मिलाकर नेताओं को यह खतरा है जो बिजनेस में है कि भाई हमारे बिजनेस के धंधे पकड़े जाएंगे, क्योंकि नेता लोग गड़बड़ी ज़्यादा करते हैं। उनको लगता हम तो सत्ता में हैं या सत्ता वालों के दोस्ती में हैं, तो हमारे व्यापार में हम कुछ भी गड़बड़ी करें, टैक्स दें ना दें, कम दें, हमें कौन पकड़ेगा, हमारी तो पहचान है। लेकिन जब ये जीएसटी के दायरे में रहेगा तो जीएसटी ईडी चेक करेगा और वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, तो निश्चित जानिए नेताओं में एक खलबली है, और इसलिए सारा जोर उनका, सारा ध्यान ईडी पर है। तो कुल मिलाकर के अपने लिए राहत पाने के लिए ये जरूर एकजुट हो रहे हैं, लेकिन आएंगे मोदी जी। सारे सर्वे कहते हैं कि 2024 में भारी बहुमत से मोदी जी आने वाले हैं, और मेरा जो आकलन अभी से बता रहा हूं क्योंकि पूरे देश के लोगों से बातचीत होती है, 350 से प्लस पार होगा भारतीय जनता पार्टी का दल। और ये जो विपक्षी वाले हैं ये देखते रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा तो चुनाव के 1 साल पहले ही दे दिया कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं एक दूसरे को जो गाली देती थी, कांग्रेस से ही कांग्रेस छोड़कर आए हुए ऐसे दल जिनके नाम में भी अभी कांग्रेस लगा है, एनसीपी हो गई, तृणमूल हो गई, ये तो अभी भी कांग्रेस है, लेकिन छोड़ के इसलिए आए थे सोनिया गांधी पसंद नहीं है, कांग्रेस की नीति पसंद नहीं है, शरद पवार जी एनसीपी बना बैठे, ममता बनर्जी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस बना बैठी, कोई वाईआरएस कांग्रेस बना रहा है, और अल्टीमेटली जाकर के वहीं खड़े हो रहे हैं। तो जनता को मूर्ख समझा है क्या कि भारत की जनता मूर्ख है? आप एक दूसरे को गाली देंगे चुनाव के पहले, और चुनाव के दिन आप एक हो जाएंगे, चुनाव के बाद फिर से अलग हो जाएंगे, और जनता मूर्खों की तरह आपको वोट देकर ठगी जाती रहेगी। अब ये नहीं चलेगा। अब जनता जागरूक है, जनता को बताया जाएगा कि इन्हें पहचानो, ये कौन है जो तुम्हारी वोट को ठगते हैं।
इनको जान लो, इनको पहचान लो और इनकी चाल में मत फंसो। एक ऐसे दल को चुन लो, एक ऐसी पार्टी को चुन लो, एक ऐसे संगठन को चुन लो जो देश का विकास कर रहा है, जो भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा है, जो आपका पैसा आप ही के विकास पर यूज कर रहा है। और उसका एक ही उदाहरण दूंगा, मोदी सरकार का अभी तक का कार्यकाल। आप देखिए कि किस तरह की पारदर्शिता मोदी सरकार में है, जो पहले की किसी सरकार ने नहीं करी। कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी, 28 लाख करोड़ रुपया लाभार्थियों के अकाउंट में दिया गया। इस 28 लाख करोड़ रुपया जो डायरेक्ट दिया गया, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इसमें कितने कमीशन खाए जाते। वो पैसा राजीव गांधी खुद बोलते थे कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचते हैं। मोदी सरकार है, 28 लाख करोड़ भेजे, 28 लाख करोड़ ही खाते में गए। इसकी वजह से जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख करोड़ रुपया जो लीक होता था वो बचा है। ये है नीति और नियत का फर्क, जो केवल मोदी की सरकार में आपको देखने को मिल सकता है। क्या आप ये चाहते हैं कि फिर से आपके धन को लूटा जाए, आपके टैक्स के पैसे से नेता ऐशो आराम करें और सड़कों पर बुरा हाल हो, देश का विकास ना हो, देश की सेनाएं कमजोर हो? अगर आप ये नहीं चाहते तो आपके सामने बेटर विकल्प है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए इन वोट के लुटेरे के आप चक्कर में ना आए और एक बिल्कुल क्लियर कट सोच रखें कि देश का विकास कराना है तो मोदी से बेटर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और इसलिए सारे सर्वे ये कहते हैं कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। उनके साथ कोई दल आए या ना आए, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर, जो उसके पास पहले से संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके बेस पर सरकार बनाने में क्षमता रखती है। बाकियों को सोचना है कि हमें विपक्ष में बैठना है या सरकार के साथ शामिल होकर देश के विकास में अपना सहयोग देना है। आपकी क्या राय इस बात पर, मुद्दे पर? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वंदे मातरम।